बॉडी के अंदर। यही सब चीज़ें हैं टिश्यू के रूप में। टिश्यू के रूप में अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो फिर किडनी का टिश्यू है, लंग्स का टिश्यू है, हार्ट का टिश्यू है, ब्रेन का टिश्यू है। उन टिश्यूज़ के अंदर अगर डीअरेंजमेंट होगा, वहाँ दर्द होता है तो भी पेन किलर देती है। तो इनर्वेशन ऑफ द नर्व जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है तीनों सिस्टम का। सेंट्रल में क्या होता है कि ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाएं सारे अंगों को, महत्वपूर्ण अंगों को जाती हैं। स्पाइनल कोड से निकलने वाली अंगों को जाती हैं। एक एएनए से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसको ध्यान से सुनना इसमें पढ़ने वाले बच्चे, कि शरीर के अंदर जो गतिविधियाँ या जो क्रियाएं हो रही हैं जो मैंने आपको बताई, एसिड का निकलना स्टोमक से, किडनी का फिल्टर होना, पैनक्रियास से जूस निकलना, आपके एल्वियोलाई में एक्सचेंज होना, सर्कुलेशन का होना, तो जितनी शरीर को चलाने वाली क्रियाएं हो रही हैं इनके ऊपर बॉडी की विल पावर का कोई कंट्रोल नहीं, इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं। यदि हम चाहें कि किडनी को रोक दें कि ये फिल्टर ना करे, नहीं कर सकते। यदि हम चाहें कि पैनक्रियास के जूस को रोक दें, नहीं रोक सकते। यदि हम चाहें कि स्टोमक के एसिड को रोक दें, नहीं रोक सकते। यदि हम चाहें कि यूरिन का नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित, स्वचलित तंत्र का तंत्र के द्वारा नियंत्रित। और वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इन्हीं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की विशेष प्रकार की तंत्रिकाएं ही इनर्वेटेड होती हैं इन ऑर्गन्स में और उन ऑर्गन्स को संचालित। ये बात क्लियर हुई क्या? अगर ना समझ में आई तो इसको फिर बताएं, क्योंकि इसके ऊपर पूरी मेडिकल साइंस चल रही है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का आज के समय में मॉडर्न टाइम में एलोपैथी में एक ग्रुप ही मेडिसिन का हो गया है, एक ग्रुप हो गया है। वो सिर्फ उसको कहते हैं ऑटोनोमिक सिस्टम कंट्रोलिंग ग्रुप। मतलब जब उनको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, क्या करते हैं, उनका ऑटोनोमिक ग्रुप निकाल, फिर ऑटोनोमिक ग्रुप के द्वारा उसको नियंत्रित करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट सिस्टम हो गया वो ऑटोनोमिक, क्योंकि उसके ऊपर अपनी विल पावर का कोई कंट्रोल कर नहीं पा रही है। क्योंकि वो खा रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अपना अंदर काम कर रही है। उस तंत्र को नियंत्रित करने के लिए भी जितना मेडिटेशन है, जितना ध्यान है, जितनी नेचुरोपैथी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उस स्वचलित तंत्र का तंत्र को नियंत्रित करने के लिए। साइकोसिस मेंटेन करना है, एंजाइटी मेंटेन करना है, डिप्रेशन मेंटेन करना है, मेनिया मेंटेन करना है, मैडनेस करना है, एटीट्यूड करना है, बिहेवियर करना है, आदमी के सोचने के ढंग को बदलना है, उसको रहन सहन उसका अच्छा करना है, वगैरह बहुत सी बातें जो ये नॉर्मल लाइफ में आदमी के होना चाहिए उसके जीवन में, उनको यदि आपको लाना है तो आपको अपना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बहुत स्वस्थ रखना है। उसके बिना, और वो इसी प्रकार की चीज़ों से निकलता है। जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बिगाड़ेंगे, अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बिगाड़ेंगे, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी। तो तीन तंत्रों को इससे बना हुआ ये तंत्र जो है, इसी में मैंने एक शब्द आपके साथ यूज़ किया था कि टोबैको, एल्कोहल और ड्रग्स। नशा मुक्ति वाले लेक्चर में ये, इसके बिना नशा मुक्ति का लेक्चर क्यों नहीं होता है कि ये तीनों चीज़ें नर्व पॉइजन, नर्व की पॉइजन है, नर्व को पॉइजन करती है ये। और जब नर्व को पॉइजन करती हैं तो सेंट्रल भी डिस्टर्ब होता है, पेरिफेरल भी डिस्टर्ब होता है, ऑटोनोमिक भी डिस्टर्ब होता है। और जब ऑटोनोमिक डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति भी डिअरेंज हो जाता है, फिर वो अपनी धुरी से हट जाता है और धुरी से हट के वो क्रियाकलाप करने लगता है। उसको कहने लगता है कि इसको क्या हो गया, क्या नहीं होगा। ले जाते हैं डॉक्टर से, मुझे में समझ जाता है कि ये एडिक्ट है और ये एल्कोहलिक है, या ये टोबैको वाला है, या ये ड्रग वाला है, ये सब चीज़। तो ये ज्ञान भी आपको रखना है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कभी भी ट्रीटमेंट के दौरान नहीं भूलना। ये सिस्टम तो कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो गया है कि जिसको डीअरेंज नहीं हो गया कहीं, जिसको ठीक करने। इसको नेचुरोपैथी में इसको काफ़ी हद तक, ये जो अपने इसके सर पे मिट्टी पट्टी रखते हैं, सर के ऊपर जो ठंडक मिट्टी पट्टी रखते हैं, उससे ये कहते हैं कि इसके द्वारा जो ब्रेन और एंडोक्राइन ग्लैंड में हाइपर सीक्रेशंस हैं जो डीअरेंज हो गए हैं एल्कोहलिक ड्रग्स के द्वारा, वो कम स्लो डाउन होते हैं और उसके कारण एक नेचुरल कंडीशन की तरफ व्यक्ति लौटने लगता है। लेकिन अगर उसने इतना उपयोग किया है 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल,
इतना यूज़ कर लिया हो, उसने टिश्यू को ही खराब कर दिया है, तो उसका ठीक होने के लिए बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव। ये संतति को जारी रखने वाला तंत्र है। इसके बारे में प्रारंभिक विकास से ये कहा गया है कि जो डीएनए फॉर्म हुआ, उस डीएनए के अंदर ये इंस्टिंक्ट थी नेचुरल। बात तो सुन रहा हो, इसके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट थी। इंस्टिंक्ट माने आंतरिक प्रवृत्ति, अंतःदर्शिता, इंटरनल। इंटरनल उसके अंदर एक इंटरनल इंस्टिंक्ट थी कि वो अपने ही प्रकार के डीएनए को रेप्लिकेट करना चाहता है। इसको किसी ने नहीं सिखाया, ना किसी ने कहा कि आप बच्चे पैदा करिए, इतने बच्चे पैदा करिए, ऐसे बच्चे पैदा करिए, नहीं। उसके अंदर तो नेचुरल ये इंस्टिंक्ट थी। और उस इंस्टिंक्ट को आज के समय में जो मोह कहा जा रहा है या जो वगैरह वगैरह चीज़ें कही जा रही हैं, उसको अगर थोड़ा सा अपन उस तरह ना देखें, तो आप अगर उसको नेचुरल कोर्स में देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब उस समय काल में आता है तो उसके अंदर वो इंस्टिंक्ट अपने आप है, उसको किसी को कुछ करना नहीं पड़ता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जाति, प्लांट किंगडम, डिफरेंट एनिमल क्रिएचर्स, जितने भी हजारों लाखों स्पीसीज हैं, उन सबके अंदर प्रकृति से ही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट के रूप में है। और वह नेचुरल इंस्टिंक्ट उसको समय काल आने पर उसका जो समय काल आता है उसको प्रारंभ करने का, वहाँ वो इंस्टिंक्ट उसको अपने आप ट्रिगर ऑन कर देता है। जैसे कि हम रेडियो को स्विच को ऑन करते हैं, वो अपने आप ट्रिगर ऑन हो जाता है और रेडियो बजने लगता है, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी सेट कर देते हैं, वो अच्छा बोल जाता है। और एक समय तक, जितने समय तक वो रेडियो स्टेशन में चल रहा है वो चलेगा, और उसके बाद जैसे ऑफ कर देंगे तो समझिए उसकी आयु और समय तक। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। इसमें सबसे बड़ा रोल है हार्मोन्स का और इंस्टिंक्ट का। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप मेडिकल वाले सुन लो, वो सब सपोर्टिंग हैं। ऑर्गन्स जितने हैं वो सब सपोर्टिंग हैं, बिहेवियर जितना है वो सब सपोर्टिंग है। बाकी इसका जो कंट्रोल है वो दो ही जगह है। एक उसके हार्मोन्स के ऊपर, जिसके द्वारा कि वो एक्टिविटी प्रारंभ होती है और एक्टिविटी समाप्त होती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो फीमेल के अंदर ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन। बस एक हार्मोन से चलता है मेल और दो से चलता है फीमेल। इन्हीं दो हार्मोन और एक हार्मोन के खेल प्लस इंस्टिंक्ट, इन तीन चीज़ों को मिलने से और सिस्टम को काम करता है। बाकी जितने भी अंग हैं दे सब और सपोर्ट। सर आ गए, सर को स्थान देख, आइए सर, आइए बैठिएगा और आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। तो ये बात आप माने ना माने, मैंने कल से बहुत इच्छा हुई कि मैं कोई किताब पढ़ लूँ, पर मैंने कहा नहीं, बच्चों के साथ इतनी सिस्टम की नॉलेज बहुत है उनको, अगर इतना मिल जाएगा वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। तो उसमें मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया, रेस्पिरेटरी बता दिया, एक्सक्रीटरी बता दिया, सर्कुलेटरी बता दिया, नर्वस बता दिया, रिप्रोडक्टिव बता दिया। अब एक स्केलेटल और बोन और स्केलेटल वाला और बचा है, फिर मैं आपको सबका इंटीग्रेटेड समराइज करता हूँ। स्केलेटन क्या है? ये फ्रेम करता है बॉडी को। इसकी फ्रेमिंग जो की गई है नेचर के द्वारा या डीएनए के कोडिंग के द्वारा, वो पूरी की पूरी फ्रेमिंग में, इसमें जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें सारे सिस्टम के मसल्स को, टिश्यू को, ऑर्गन सिस्टम्स को सपोर्ट दिया, सबको सपोर्ट दिया है। क्योंकि अगर उसको सपोर्टिंग, अगर आप इसका बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े ना करें तो उसमें कहाँ टाइल लगेंगे, कहाँ उसमें छपाई होगी, कहाँ उसमें विंडो लगेगी, कहाँ ये लगेगी। तो उसका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो फ्रेमवर्क इज दी स्केलेटन सिस्टम। उस स्केलेटन सिस्टम में थोड़ा सा मुख्य में बोल, स्कल के अंदर पाई जाने वाली फ्रंटल है, प्राइटल है, टेम्पोरल है, जॉ की बोन्स हैं, लोअर जा है, अपर जा है, उसका टीथिंग पैटर्न है। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें सर्वाइकल वर्टिब्री है, थोरेसिक वर्टिब्री है, लंबर वर्टिब्री है, लंबर 1 2 3 4 5, जिसको हमेशा मेडिकल साइंस में कहते हैं L5 खराब हो गई, L4 खराब हो गई, L3 खराब हो गई, वो लंबर है, नंबर 1 2 3 4 5 होती हैं। इसके बाद सैक्रल है, सैक्रल के बाद कॉलन है। वो एक पूरा मेरुदंड का फ्रेम है, जिसके मेरुदंड के बीच में और एब्डोमेन के बीच में सारे ऑर्गन सिस्टम उसके अंदर
रखे हुए हैं, दो जगह रखे हुए हैं, एक तो चेस्ट में रखे हुए हैं और एक एब्डोमेन में रखे हुए हैं। जो चेस्ट में रखे हुए हैं वो हार्ट एंड लंग्स हैं, और जो एब्डोमेन में रखे हुए हैं उसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तीन महत्वपूर्ण है इसमें। क्योंकि नर्वस सिस्टम तो पूरा फैला हुआ ब्रेन से सारे बॉडी में, सर्कुलेटरी भी पूरा फैला हुआ है सारे सब जगह। तो स्केलेटन में जो मेरुदंड और स्केल की बोन्स के अलावा दो अपेंडिक्स निकले हुए, जैसे पेड़ से डालियां निकली रहती हैं, ऐसी दो अपेंडिक्स अपनी बॉडी में निकले हैं, एक दोनों हाथों की, दोनों पैरों की। पेड़ से, पेड़ की तरफ दो दो डालियां निकली हुई हैं। तो दोनों लेफ्ट और राइट आर्म का जो स्केलेटन सिस्टम है एक जैसा है। ह्यूमरस है, रेडियोल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फेलिंगिस। जो हाइंड लिम्स है उसमें फीमर है, टिबिया फिबुला है, टार्सल्स हैं, मेटाटार्सल्स हैं, टोज। ये इन्हीं का फ्रैक्चर कहीं पर हो जाता है तो टिबिया का फ्रैक्चर हो गया, उनका ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया, उनका एंकल का फ्रैक्चर हो गया, टार्सल का फ्रैक्चर हो गया, मेटाटार्सल का फ्रैक्चर हो गया, टो का फ्रैक्चर हो गया। इन्हीं बोन्स का कोई ना कोई फ्रैक्चर जो है किसी कारण से, एक्सीडेंट से या किसी कारण से होता है। तो वो जो फ्रैक्चर है वो इन्हीं स्केलेटल सिस्टम के द्वारा रीअरेंज होने से होता है उसका। इसी को सपोर्ट करता है फिर मसिल सिस्टम। मसिल इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, ऑर्गन सिस्टम्स को मजबूती देने के लिए ये दोनों सिस्टम काम करते हैं। फिर बात वहीं पर आ जाती है कि इतने सिस्टम जो एक रह गया इसमें एंडोक्राइन सिस्टम रह गया है। एंडोक्राइन सिस्टम में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथियां हैं जिसको अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, जिनके सीक्रीशन के ऊपर और जिनके किसी अंग को स्राव देने के ऊपर ना तो कोई नलिका है और ना कोई है। दो चीज़ें, मतलब अगर जैसे मान लो पेनक्रियाज है, उसका आइज़ोलेंगरहैंस की सेल्स जो है वो बीटा सेल्स डायबिटीज़ को कंट्रोल करती हैं। अगर वो निकलना कम हो जाता है तो डायबिटीज़ हो जाती है बीटा सेल्स के द्वारा। अब वो उस पेनक्रियाज के द्वारा जो जूस निकलता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस का, बीटा सेल्स का, उसको ना तो किसी डक्ट के द्वारा डाला जाता है और ना उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं डालेगा। वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है। वो जितना उसकी जितने उसकी ऑप्टिमल मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, जितनी उसकी क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से वो डाल देगी। लेकिन अब आपने उसको 120 की क्षमता है शक्कर की उसकी रखने की ब्लड में, वो आपने 400 शक्कर बनाने वाली चीज़ें खा ली, तो वो उतना इंसुलिन थोड़ी कम करेगा। इसकी ऑप्टिमल कैपेसिटी इतनी नहीं है तो वो उतना नहीं निकालेगा। तो वो फिर वो ब्लड में जो शुगर एक्यूमुलेट हो जाएगी और जब कभी आप नापेंगे तो 400 आपको दिखाई देगी। फिर उसको ऊपर से इंसुलिन लगाएंगे आप, जितना इंसुलिन आपको चाहिए उतना इंसुलिन ऊपर से लगाइए, तब उसको वो बैलेंस करेगी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो किसी डक्ट के द्वारा अपना सीक्रेशन किसी अंग पर नहीं डालती हैं, सीधे सीक्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में डालती हैं। उनके निकलने के ऊपर बॉडी के किसी बिल कंट्रोल का पावर नहीं। दे आर ऑटोनोमस, ऑटोनोमिक है, वो अपने आप स्वचालित होती हैं। वो अपने बॉडी की फिजियोलॉजी जैसी होगी उसी अनुसार कार्य करती है। सबकी एक ऑप्टिमल फ्रिक्वेंसी है, सब नप गई हैं, सारी ग्लैंड नप चुकी हैं, सारी ग्लैंडों का सीक्रीशन नप चुका है, सारा उनका सीक्रीशन का ऊपर नीचे का पैरामीटर नप चुका है, सारी ब्लड केमिस्ट्री नप चुकी है, सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ नप चुकी हैं, सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स नप चुके हैं। आज के समय तक में सब कुछ नप चुका है। बहुत केवल 2 ही 3 चीज़ें ऐसी बची हैं इस समय मेडिकल साइंस में जो अभी तक, एक तो उसमें ये एड्स है, ये क्योर नहीं हुआ है, और एक कैंसर है। वो भी कैंसर भी बहुत 30-40% तो होने लगा है, लेकिन टोटल क्योर नहीं आया इन 2 का। बाकी ट्यूबरकुलोसिस तक अपन क्योर में पहुँच गए, और बाकी जितने ये नीचे वाले डिसीजेज हैं वो सारी की सारी इसी फ्रिक्वेंसी और ऑप्टिमम लिमिट में जो है वो चल रही हैं, और उसी के ट्रीटमेंट के आधार पर सारी थेरेपी उसमें चल रही है। अब मैं थोड़ा सारे सिस्टम को इंटीग्रेट करता हूँ और फिर उसको नेचुरोपैथी से भी जोड़ देता हूँ। इसके बाद पर आपके क्वेश्चन सुन लेता हूँ। इंटीग्रेटेड कहलाता है कि कोई भी ऑर्गन किसी भी सिस्टम का सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा जरूर ही नियंत्रित, इन 3 के द्वारा। डाइजेस्टिव ऑक्सीजन तो उसको जा रही है, वो अलग बात है, एलिमेंटेशन जा रहा अलग बात है, लेकिन ये 3 चीज़ों का इनर्वेशन उसके अंदर, मतलब कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसको नर्वस कंट्रोल ना हो,
जिसका हार्मोनल कंट्रोल ना हो और सर्कुलेटरी कंट्रोल, मतलब ब्लड जहाँ ना पहुँचता हो, हार्मोन जहाँ ना पहुँचता हो, और तंत्रिकाएं जहाँ ना पहुँचती है, ऐसा कोई अंग नहीं। तो उसका ये तीनों सिस्टम का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम बनता है, वो इन तीनों में से अगर कोई एक भी सिस्टम डीअरेंज होता है तो ऑर्गन डीअरेंज हो जाता है, और उनमें तीन में से किसी की ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है तो ऑर्गन डीअरेंज हो जाता है। तो इसका अर्थ ये निकला कि सारा इंटरनल जो अरेंजमेंट है, आंतरिक जो अरेंजमेंट है, ऑटोनोमिक अरेंजमेंट है, जिसको कि व्यक्ति जानता नहीं है और जिसको केवल मेडिकल साइंस का आदमी ही जानता है, वही मेडिकल साइंस है। वो आम आदमी नहीं जानता है। आम आदमी नहीं जानता कि ऑटोनोमिक क्या होता है, अंदर कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, कहाँ से हार्मोन निकल रहे हैं, कहाँ से वो तो आपने बताया कि हमें ये डिस्टर्ब है, तो वो समझ जाता है कि ये ऑटोनोमिक से है, सेंट्रल से है, कहाँ से है, इन्फेक्शियस है, साइकोसोमेटिक है, साइकोसिस से है, ब्रेन से है, किडनी से है, लिवर से है, हार्ट से है, कहाँ से प्रॉब्लम है। फिर उस प्रॉब्लम के वो मेजरमेंट करने के तरीके निकालता है। मेजरमेंट करने में हमने आपको बता दिया कि सब कुछ आजकल चाक आउट हो चुका है पूरा। फिर वो कहेगा ब्लड केमिस्ट्री कराओ, इसकी हार्मोन केमिस्ट्री कराओ, इसकी ये कराओ, फिर वो उसमें समझ में आ जाता, दिखाई दे जाता कि इसको क्या हुआ है। उसके आधार पर फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू होता है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के द्वारा अगर वो कंट्रोल में है तो कंट्रोल हो जाता है, नहीं कंट्रोल में होना होता है तो फिर उसको आगे रेफर कर देते हैं। लेकिन इस सारी इंटीग्रेटेड पैथी में बहुत बड़े बड़े सर्जन, बहुत बड़े बड़े फिजिशियन, बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर नेचुरोपैथी की तरफ क्यों टर्न अप किए, ये एक प्रश्न है। क्यों टर्न अप किए और ये ब्रांच जो है अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है, और ये अगर यहाँ रुकी है तो क्यों रुकी है, इसका भी मैं आपको